नमस्कार, मैं वरुण चौधरी। जनहित न्यूज जॉन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी जरूरी खबरें समय पर मिलती रहें। आज का यह विशेष विश्लेषण उन सभी श्रमजीवी महानुभावों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व नौकरी और देश की सेवा में लगा दिया और अब अपनी शाम के सवेरों को एक सम्मानजनक पेंशन की उम्मीद से सजा रहे हैं। विशेष तौर पर EPS 95 के तहत पेंशन पाने वाले करोड़ों परिवारों के मुखिया यह रिपोर्ट सीधे तौर पर आपके हित से जुड़ी है। वह प्रतीक्षा जो वर्षों से चली आ रही थी, वह आज जिसने कई बार दम तोड़ा, और वह संघर्ष जो अदालती गलियारों तक पहुंचा, उसकी कहानी का शायद एक नया और निर्णायक पन्ना अब लिखा जा रहा है। इसलिए इस पूरी जानकारी को गंभीरता से, धैर्य से और एकाग्र होकर समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। हमारा प्रयास है कि आपके सामने हर तथ्य, हर संभावना और हर सावधानी को स्पष्ट रूप से रखा जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि आपके भविष्य का वो आधार है जिस पर आपके जीवन की शांति और सुरक्षा टिकी हुई है। एक भी जरूरी बात अनसुनी रह जाए तो यह आपके ही हितों के खिलाफ होगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि शुरू से अंत तक बने रहे। तो आइए बिना देर किए उस बड़े अपडेट पर चर्चा करते हैं जिसने पूरे देश के पेंशन भोगियों की निगाहें एक बार फिर उम्मीद से भरी है। यह मुद्दा है पेंशन बढ़ोतरी का, एक ऐसी मांग जो दशकों से लंबित थी, जिसके लिए धरना, प्रदर्शन, याचिकाएं सब कुछ हुआ। EPS 95 पेंशन धारकों का मुख्य तर्क रहा है कि उन्हें एक सम्मानजनक और जीवन यापन के लायक पेंशन मिलनी चाहिए। न्यूनतम पेंशन की राशि ऐसी हो जो बढ़ती महंगाई में भी उनकी गरिमा बनाए रख सके। सेवा की लंबाई और उनके द्वारा किए गए योगदान का सही आकलन करते हुए एक न्याय संगत पेंशन सुनिश्चित की जाए। इसी आवाज को लेकर जो लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई, उसमें कई उतार चढ़ाव आए। कभी उम्मीद की किरण दिखी तो कभी निराशा के बादल छाए। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है वह पहले के किसी भी चरण से अधिक ठोस और स्पष्ट प्रतीत होती है। देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचे इस मामले में एक मूलभूत बात सामने आई है। पेंशन का अधिकार अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि पेंशन धारकों के साथ केवल रिटायरमेंट की तारीख के आधार कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। चाहे कोई कर्मचारी सन 2004 से पहले सेवानिवृत्त हुआ हो या 2006 के बाद या फिर 2014 के बाद, EPS 95 के सभी पेंशन भोगियों के अधिकार मूल रूप से समान है। यही सिद्धांत अब इस पूरे ढांचे की मजबूत बुनियाद बन गया है। यहाँ समझने वाली एक अहम बात यह है कि पेंशन कोई सहारा या दान नहीं है। यह आपके वर्षों की कठिन मेहनत, आपके नियमित योगदान और आपकी समर्पित सेवा का वाजिब और कानूनी प्रतिफल है। यह आपका अधिकार है और इसी अधिकार की पुष्टि अब न्यायपालिका के स्तर पर भी हो चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि इस ऐतिहासिक फैसले के बाद जमीन पर पेंशन बढ़ोतरी की प्रक्रिया कैसे काम करेगी, कि इसीलिए श्रेणी के पेंशन भोगी को कितनी राशि मिलने की संभावना है और इस पूरे प्रावधान को व्यवस्थित रूप से कैसे बांटा गया है। तो साथियों, इस व्यवस्था को समझने के लिए पेंशन भोगियों को उनकी सेवा अवधि और योगदान के आधार पर अलग अलग वर्गों में रखकर देखा गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए योगदान के अनुपात में न्याय मिले। सबसे पहले बात करते हैं उन पेंशन धारकों की जिनकी सेवा अवधि या योगदान का समय लगभग 10 वर्ष या उससे कम रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अक्सर भ्रम की स्थिति में रहते हैं कि कम समय काम करने पर उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा भी या नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में प्रस्तावित सैलरी सीमा और गणना के नियमों के तहत यदि किसी का योगदान लगभग 10 वर्ष का है तो उसकी पेंशन की गणना एक निश्चित न्यूनतम स्तर से की जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि अब पेंशन की राशि किसी मनमाने तरीके से तय नहीं होगी, बल्कि एक पारदर्शी और वैज्ञानिक फार्मूले के आधार पर तय होगी। यह उन सभी के लिए एक राहत की खबर है जिन्हें अब तक नाम मात्र की पेंशन मिलती रही है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे और सबसे बड़े वर्ग की ओर। इसमें वे पेंशन भोगी शामिल हैं जिन्होंने 15 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की लंबी और सतत सेवा दी है। यह वर्ग संख्या के लिहाज से सबसे विशाल है और पेंशन व्यवस्था की रीढ़ माना जा सकता है। इस वर्ग के लिए पेंशन की गणना 2 मुख्य आधारों पर होगी। कुल सेवा अवधि और निर्धारित वेतन सीमा सिद्धांत सरल है। जितने अधिक वर्ष आपने योगदान दिया है, आपकी पेंशन की राशि भी उतनी ही अधिक होगी। यह व्यवस्था इस न्याय संगत सोच पर आधारित है कि जिसने संगठन और देश को अधिक समय दिया, उसे उसका उचित प्रतिफल मिलना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि किसी की सेवा अवधि 15 वर्ष है तो उसकी पेंशन एक निश्चित स्तर पर होगी। यदि सेवा 20 वर्ष की है तो पेंशन उससे ऊपर के स्तर पर जाएगी, और यदि कोई व्यक्ति 25 वर्ष तक सेवा में रहा है तो उसे इस सीढ़ी में सबसे ऊपरी पायदानों में रखा जाएगा। यानी पेंशन की राशि सेवा के वर्षों के साथ साथ बढ़ती जाएगी। स्पष्ट और चरणबद्ध प्रक्रिया से पारदर्शिता आएगी और हर व्यक्ति को अपनी गणना समझने में आसानी होगी। साथियों, अब हम बात करते हैं तीसरे और अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ग की। इसमें वे अनुभवी और वरिष्ठ पेंशन भोगी शामिल हैं जिन्होंने 25 वर्ष से लेकर 30 वर्ष या उससे भी अधिक का लंबा सफर तय किया है। लंबे समय से इस वर्ग की प्रमुख मांग रही है कि उन्हें एक सम्मानजनक, पर्याप्त और स्थिर पेंशन मिलनी चाहिए। उनका तर्क है कि जीवन का सर्वोत्तम समय उन्होंने संस्थान को दिया है और अब बुढ़ापे में उन्हें आर्थिक चिंताओं से मुक्त रहना चाहिए। इस वर्ग के लिए अब एक उम्मीद की किरण दिख रही है। प्रस्तावों में यह बात शामिल है कि लंबी सेवा अवधि वालों को अपेक्षाकृत ऊंची पेंशन दी जाए। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि हर किसी को एक समान अधिकतम राशि नहीं मिलेगी। यह लाभ विशेष रूप से उन्हीं के लिए होगा जिनकी सेवा अवधि वास्तव में लंबी और उनका योगदान निरंतर रहा है। और अब हम उस चौथे और अंतिम वर्ग पर चर्चा करते हैं जिसके बारे में सबसे अधिक जिज्ञासा और प्रश्न देखे गए हैं। यह वर्ग है उन पेंशन भोगियों का जिन्होंने रिटायरमेंट के समय उच्च पेंशन के विकल्प का चयन किया था, यानी जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान
अधिक पीएफ कटौती करवाकर भविष्य में अधिक पेंशन पाने का रास्ता चुना था। ऐसे लोगों की पेंशन गणना का तरीका थोड़ा भिन्न होगा। यहाँ पेंशन सीधे तौर पर आपके अंतिम वेतन और आपके द्वारा किए गए कुल योगदान से प्रभावित होगी। सीधी बात है, आपका अंतिम वेतन जितना अधिक रहा और आपका योगदान जितना ज्यादा रहा, आपकी मासिक पेंशन की राशि भी उसी अनुपात में ऊंची होगी। इसीलिए इस श्रेणी में पेंशन की संभावित राशि अन्य वर्गों की तुलना में काफी अधिक हो सकती है। साथियों, यहाँ एक बात को रेखांकित करना अत्यंत आवश्यक है। यह पूरी प्रक्रिया अभी अंतिम चरण में नहीं है। न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट है, राह दिखाई दे रही है, लेकिन इस राह पर चलने और इसे जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी प्रशासनिक तंत्र और सरकारी विभागों पर है। यही कारण है कि अभी भी सबका सबसे बड़ा सवाल यही है, यह बढ़ी हुई पेंशन आखिर हमारे खाते में कब आएगी। फिलहाल इस प्रश्न का एकमात्र तर्कसंगत उत्तर यही है कि जैसे ही संबंधित मंत्रालयों और विभागों की ओर से आधिकारिक आदेश, परिपत्र और क्रियान्वयन दिशा निर्देश जारी होंगे, वैसे ही पेंशन की पुनर्गणना और संशोधित भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन इतना निश्चित है कि अब पेंशन भोगियों की इस जायज मांग को टालना या नजरअंदाज करना पहले जितना आसान नहीं रह गया है। मामला देश के सर्वोच्च न्यायिक मंच तक पहुंच चुका है और वहां से जो स्पष्ट संकेत मिले हैं उनमें यही कहा गया है कि पेंशन भोगियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय या भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। इसलिए आज की इस चर्चा का सारांश यही निकलता है कि आपको धैर्य और सजगता दोनों बनाए रखनी होगी। सही और प्रामाणिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। अफवाहों, अटकलों और गलत समाचारों से दूर रहें। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को व्यवस्थित और तैयार रखें ताकि जब भी आवेदन या सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो, आप किसी दस्तावेजी अड़चन के कारण पीछे ना रह जाए। यदि आप स्वयं एक ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं तो यह समय पूरी तरह जागरूक और सक्रिय रहने का है, अपने अधिकारों को समझने का है और उनके लिए उचित मंच पर आवाज बुलंद करने का है। विश्वास रखें, आपकी वर्षों की मेहनत और समर्पण का सम्मान अवश्य होगा। किसी न किसी रूप में न्याय अवश्य मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम इस रिपोर्ट के पहले भाग को यही विराम देते हैं। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस विषय से जुड़ी कोई भी नवीनतम और प्रामाणिक जानकारी सामने आते ही हम आप तक उसे पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। साथियों, अब जब हमने पेंशन बढ़ोतरी के विभिन्न वर्गों और उनकी संभावनाओं को विस्तार से समझ लिया है, तो अगला चरण यह जानना है कि एक सामान्य पेंशन भोगी के रूप में अगले कुछ दिनों और हफ्तों में आपको व्यावहारिक रूप से क्या करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि एक बड़ा फैसला आने के बाद भी जानकारी के अभाव या प्रक्रिया को न समझ पाने के कारण बहुत से लोग उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। हम नहीं चाहते कि ऐसा आपके साथ हो, इसलिए सबसे पहली और सबसे जरूरी सलाह यह है कि अपने सभी सेवा संबंधी दस्तावेजों की एक व्यवस्थित जांच शुरू कर दें। इनमें क्या शामिल है? आपकी नियुक्ति पत्र की तारीख और आदेश, प्रोविडेंट फंड खाते का विवरण जिसमें योगदान का इतिहास दर्ज हो, आपकी कुल सेवा अवधि का प्रमाण पत्र, रिटायरमेंट का आदेश, पेंशन भुगतान का वर्तमान स्लिप या बैंक स्टेटमेंट। याद रखिए, आपकी पेंशन की नई गणना इन्हीं कागजातों में दर्ज तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर होगी। अगर इनमें कोई त्रुटि है, जैसे सेवा अवधि कम दर्ज है या वेतन विवरण गलत है, तो उसका सीधा असर आपकी बढ़ी हुई पेंशन की राशि पर पड़ेगा। ऐसी गलतियों को बाद में सुधारवाने में काफी समय लग सकता है और प्रक्रिया जटिल हो सकती है। एक आम समस्या यह देखी गई है कि बहुत से कर्मचारियों के रिकॉर्ड में उनकी वास्तविक सेवा अवधि से कम समय दर्ज होता है। ऐसा कई बार प्रबंधन की लापरवाही या डाटा ट्रांसफर के दौरान हुई गलतियों के कारण हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका केस भी कुछ ऐसा ही है, तो तुरंत कार्रवाई शुरू कर दें। अपने पूर्व नियोक्ता कंपनी, क्षेत्रीय प्रोविडेंट फंड कार्यालय या कर्मचारी पेंशन योजना के अधिकारियों से संपर्क करें। अपने रिकॉर्ड में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाएं। यह काम अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि बढ़ी हुई पेंशन की गणना के लिए सही सेवा अवधि एक निर्णायक कारक है। साथियों, एक और सवाल जो लगातार उठ रहा है वह यह है कि क्या यह बढ़ी हुई पेंशन पिछली तारीख से यानी अतीत के कुछ वर्षों के लिए भी मिलेगी या सिर्फ भविष्य से लागू होगी। इस प्रश्न का सीधा जवाब अभी आधिकारिक तौर पर देना मुश्किल है। यह पूरी तरह सरकार के अंतिम आदेश और जारी किए जाने वाले परिपत्र पर निर्भर करेगा। हालांकि न्यायालय के हाल के रुख और पिछले ऐसे मामलों के नजरिए को देखते हुए यह संभावना प्रबल है कि पेंशन भोगियों को कुछ राहत अवश्य दी जाएगी। यह राहत पेंशन में बढ़ोतरी के साथ साथ पिछले कुछ वर्षों का अतिरिक्त भुगतान यानी अरियर के रूप में भी हो सकती है। लेकिन यह अरियर कितने महीनों या वर्षों का होगा, यह अभी घोषणा का विषय है। इसलिए अभी किसी भी तरह की अटकलों पर भरोसा करने या किसी विशिष्ट राशि या तारीख के बारे में दावे करने से बचना बेहतर है। आप जनहित न्यूज जॉन को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।